मेरे पास जॉब है, मैंने शादी कर लिया है, मेरे पास बच्चे हैं, उन मेडल्स को इकट्ठे करने के बारे में लाइफ नहीं होती। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग। आपको कुछ चाहिए था, आपने उसे टारगेट किया कि यार मेरे को आईएएस बनने का मन था, डिफिकल्ट चीज थी, मुझे आने से पहले पता था। जितने भी रिश्तेदार है, जितने भी सोसाइटी के एलिमेंट इस टाइप के हैं जो कि आपके फेलियर या आपकी स्ट्रगल को लेके मजाक बनाते हैं, है ना, 99% ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी खुद की लाइफ में कुछ ढंग का नहीं किया है। इवेंचुअली इफ यू आर नॉट टेकिंग द रिस्क टू फुलफिल योर एस्पिरेशन, यू हैव ऑलरेडी फेल्ड। अगर आप श्योर हो कि भाई इस बार आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला, तो वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सारथी आईएएस। गाइस, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज ओवर एंड आई एम श्योर पिछले 24 घंटों में आपने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहां पे मल्टीपल एजुकेटर ने, मल्टीपल एस्पिरेंट ने ये ओपिनियन शेयर किया कि पेपर बहुत टफ था। तो देयर इज नो डबल ओपिनियन अबाउट दिस थिंग। यस, पेपर टफ था, पेपर एनालिटिकल भी था, एट द सेम टाइम बहुत ही फैक्चुअल भी था। तो पेपर टफ था, ये हमें समझ में आ गया पिछले 24 घंटों में। लेकिन नाउ इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग। दिस वीडियो इज अबाउट वे अहेड। देखिए, अगर आप सभी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, आप में से किसी के भी प्रीलिम्स एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, तो आपका वे अहेड क्लियर है कि आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है। इस वीडियो की आपको कोई जरूरत नहीं है। बट कहीं अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं बन रहे हैं, देन दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये समझना कि अब मेरे को आगे क्या करना चाहिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, मैंने खुद ने यूपीएससी के 6 अटेम्प्ट दिए हैं, जहां पे कि मैंने 4 बार प्रीलिम्स क्रैक किया है, 2 बार मेंस क्रैक किया है, बट मैं इंटरव्यू में 2 बार फेल हुआ हूं, राइट। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि इस टाइप की सिचुएशन में मैं क्या करता था और आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्दर इन दिस वीडियो, कि आप किस तरीके से बैकअप प्लान बिल्ड करें, ये भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, इस टाइप की सिचुएशन में जब भी हम आते हैं लाइफ में, स्पेशली यूपीएससी सीएससी में, मैंने जो फील किया है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दिस सिचुएशन इमोशनली। एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कि इमोशनली कैसे मैनेज करना है, इस प्रॉब्लम को बिल्कुल, ऑल्दो इमोशनल प्रॉब्लम है, आई विल ऐड इमोशनल एलिमेंट हियर कि कैसे मैनेज करें, बट थोड़ा सा साइंटिफिक वे में हम इसको मैनेज करते हैं, ठीक है। देयर आर 4 स्टेक होल्डर्स जो मुझे लगता है इस सिचुएशन में आपको मैनेज करने होते हैं। फर्स्ट इज योर पीयर ग्रुप। आपका जो पीयर ग्रुप है, आपके कुछ कॉलेज के में भी बैचमेट्स होंगे, है ना, जो कि शायद कॉलेज के बाद ये रिस्क नहीं ले पाए कि आप यूपीएससी के लिए अपीयर हो, वो शायद कहीं जॉब करने चले गए। या फिर आप ऐसे इंडिविजुअल हो सकते हैं जो जॉब छोड़ के आए थे, तो जो अपनी जॉब में टिके, अब वो देखते हैं कि आपने जो रिस्क लिया क्या वो पे आउट किया या नहीं, है ना। तो हर किसी का एक पीयर ग्रुप होता है और पीयर ग्रुप का हमारे ऊपर एक प्रेशर होता ही होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सोसाइटी, है ना। देखिए, हम कितना ही बोल रहे हैं, कोई भी जनरेशन हो, मिलेनियल्स हो या फिर जेनजी हो, इन दी एंड वी ऑल आर ह्यूमंस, वी ऑल आर सोशल एनिमल, और अपनी सराउंडिंग से हम इंपैक्ट होते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी का जो प्रेशर रहता है ना, एसेंशियली यहाँ पे जो रिश्तेदार हैं कि क्या हुआ इस बार प्रीलिम्स में, उनको आप कैसे मैनेज करें, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो मुझे यहाँ पे लगता है इस प्रॉब्लम का, वो है पेरेंट्स, है ना। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट कि आपके जो पेरेंट्स हैं, दे आर योर टॉप मोस्ट वेल विशर, है ना। लेकिन क्योंकि एक इमोशनल एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, दे आर ऑल्सो वरीड अबाउट योर फ्यूचर। तो यहाँ पे पेरेंट्स भी एक स्टेक होल्डर बन जाते हैं कि हम उनको कैसे मैनेज करें, ठीक है। फोर्थ कंपोनेंट यहां पे रहता है योर इंडिविजुअल सेल्फ, राइट। क्योंकि इन दी एंड इस पूरी प्रॉब्लम या इस पूरे इशू के सेंटर पे आप हैं। हम अपने आप से क्या सेल्फ टॉक कर रहे हैं, हम अपने आप से को किस तरीके से देखना शुरू करते हैं इस एग्जामिनेशन के बाद, दैट आई वांट टू डिस्कस। तो ये 4 चीजें सबसे पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पीयर ग्रुप की। देखो, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मैंने कैसे ओवरकम की थी ये सारी चीजें, और फिर आप देखना कि वहां से आपको सीख सकते हैं या नहीं। देयर इज नो डाउट कि पीयर ग्रुप का एक प्रेशर होता है, स्पेशली दोज पीपल जो थोड़ा सेफ खेलते हैं लाइफ में, ठीक है। यहां पे क्या हो सकता है आपका पीयर ग्रुप, देयर आर सर्टेन पीपल जिन्होंने थोड़ा सेफ खेला, है ना। कोई ऐसी जॉब उन्होंने कंटिन्यू करी जो शायद उनको लगता है कि फ्यूचर में उसका कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है, कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। पहली बात मैं आपको ये बताता हूं, और पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको मैं बात बता सकता हूं, सेफ खेलने वालों से तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपने एक बड़ा डिसीजन लिया। लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट कि हम सेफ खेलते रहें, और वो जो मेडल्स होते हैं कि हाँ मेरे पास जॉब है, मैंने शादी कर लिया है, मेरे पास बच्चे हैं, उन मेडल्स को इकट्ठे करने के बारे में लाइफ नहीं होती। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग। आपको कुछ चाहिए था, आपने उसे टारगेट किया कि यार मेरे को आईएएस बनने का मन था, डिफिकल्ट चीज थी, मुझे आने से पहले पता था, है ना, कि यहां पे एक डिफिकल्टी है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इनका तो कोई पॉइंट ही नहीं है। इवेंचुअली इफ यू आर नॉट टेकिंग द रिस्क टू फुलफिल योर एस्पिरेशन, यू हैव ऑलरेडी फेल्ड। उसकी आप टेंशन मत लो। एक बंदा यहां पे क्या हो सकता है जो आपके पीयर ग्रुप में से, आई विल बी वेरी ऑब्जेक्टिव हियर, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पीयर ग्रुप में सब लोग ऐसे हैं जो कि सेफ खेल रहे हैं एंड दे आर इवेंचुअली नॉट डूइंग वेल, है ना।
एक ऐसा पीयर ग्रुप भी हो सकता है आपका वो आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। मेरा भी था, मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूं, ठीक है। मैं आई थिंक 2016, यस 2016 एग्जामिनेशन में मेरा खुद का प्रीलिम्स नहीं हुआ। हम एक फ्लैट में रहते थे ओल्ड राजेंद्र नगर में, 3 लोग थे, वी ऑल वर बैचमेट्स फ्रॉम आईआईटी रुड़की, है ना, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, बट जो बाकी 2 फ्रेंड थे, दोनों का उस साल सिलेक्शन हुआ आईएएस में। अभी एक एमपी कैडर में आईएएस है और एक बिहार कैडर में आईएएस है ना। अब मैं किस तरीके से सोचता कि यार मैं जिनके साथ रहता था उनका सिलेक्शन हो गया, मेरा तो नहीं हुआ, देन यू शुड नॉट बी जेलस ऑफ देम। द प्रॉब्लम है इज कि हम लाइफ को बहुत शॉर्ट स्पैन में सोचने लगते हैं, एंड इट इज ऑल अबाउट कि लॉन्ग टर्म में मुझे जो चीजें चाहिए वो मुझे मिल जाए। यू शुड बी इंस्पायर्ड बाय देम। यार इस बंदे ने मेहनत करी, इसकी कुछ जर्नी थी, इसने कुछ चीजें अच्छी मैं सीख सकता हूं, उस अच्छी चीजों को लेके आगे बढ़ता हूं। दैट शुड बी योर पर्सपेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू पीयर ग्रुप, है ना। अब बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, सोसाइटी, रिश्तेदार। देखो ये मैं आपको 100 इंडियन सोसाइटी के बारे में तो मैं आपको 101% लेवल पे बोल सकता हूं। इवेंचुअली जितने भी रिश्तेदार है, जितने भी सोसाइटी के एलिमेंट इस टाइप के हैं जो कि आपके फेलियर या आपकी स्ट्रगल को लेके मजाक बनाते हैं, है ना, 99% ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी खुद की लाइफ में कुछ ढंग का नहीं किया है ना। और चाहिए सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, आई कैन से दिस थिंग ओपनली, है ना, मेरे को कभी कोई जाके कोई इलेक्शन नहीं लड़ना यार, कि 99% ऐसे हैं जिन्होंने खुद अपनी लाइफ में किसी चीज के पीछे भागे नहीं है, किसी चीज का एस्पिरेशन नहीं पाला है, बस यही सोचा है कि यार हाउ वी कैन एक्चुअली पुल डाउन समबडी हु इज वर्किंग हार्ड, हु इज ट्राइंग टू अचीव देयर ड्रीम, राइट। तो इनको तो बिल्कुल एलिमिनेट कर दो। यू हैव नो अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स देम, जीरो अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स देम। आपकी लाइफ है ना, दे आर नॉट द इंडिविजुअल, दे आर नॉट द इंडिविजुअल, है ना, जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको सपोर्ट कर रहे थे। इनको तो बिल्कुल एलिमिनेट कर दो लाइफ में से, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर आते हैं आपके पेरेंट्स, ठीक है। देखो यार मैं जब ये प्रिपरेशन थी तो मेरे पेरेंट्स, मैं ऑनेस्टली आपको यहां पे बताऊंगा कि, और सबकी जर्नी ऐसी रही है, खाली मेरे साथ नहीं है, मैं काफी और एस्पिरेंट से भी बात करता हूं। स्टार्टिंग में आपके शुरू के अटेम्प्ट में आपके पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली यार वो भी ह्यूमन ही है ना। दे हैव ऑलवेज बिलीव इन योर कैपेसिटी कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो, आपके वेल विशर भी हैं, आपकी सक्सेस भी चाहते हैं, लेकिन इवेंचुअली दे आर ऑल्सो ह्यूमन, और समवेयर वो वेरी कर सकता है। मैंने क्या देखा है, 4th 5th 6th अटेम्प्ट तक आते आते पेरेंट्स भी वरीड हो जाते हैं, उनकी भी बातों से आपको कई बार इरिटेशन होने लग जाती है, आपको ये लगता है कि दे आर नॉट सपोर्टिंग यू, बट द हेयर सिचुएशन, एक बार सिचुएशन एसेस करके देखते हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन। आप सब लोग एडल्ट हो यार, है ना, जब आप एडल्ट हो तो आप इस बात को समझ सकते हो कि दे आर ऑल्सो ह्यूमन, दे ऑल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी विच दे आर ट्राइंग टू फुलफिल, दे आर ऑल्सो वरीड अबाउट यू, है ना। उनकी जो फ्रस्ट्रेटिंग कई बार बातें आपके आगे आती है कि तूने मेहनत नहीं करी, है ना, इस टाइप की चीजें बस आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। ये खाली आपका फेलियर नहीं है, अगर होता है तो ये उनका भी फेलियर है ना। मैं काफी बार बोलता हूं यूपीएससी एग्जामिनेशन आप अकेले नहीं देते, एक फैमिली पूरी साथ में देती है ना। पहले तो अपने पेरेंट्स की इमोशन को समझो, है ना, कि दे डोंट वांट टू पुट ब्लेम ऑन यू बट दे आर वरीड अबाउट योर सिचुएशन, है ना। दूसरी चीज मैं यहां पे क्या बोलूंगा, ये तो हो गया कि उनको समझना पहले बहुत जरूरी है। अगेन खाली आप ही नहीं समझोगे, वो भी आपको समझे। अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो अगेन दे कैन फोकस ऑन दिस थिंग। क्या देखो, आपके बच्चे ने अगर इतनी मेहनत करी है, एक बड़ा टारगेट रखे, कितने लोग इस चीज को कर पाते हैं ना, एक बड़ा टारगेट रखे, पूरे साल उसमें अगर उसने मेहनत की है तो ऑलरेडी उसके अंदर क्वालिटीज हैं। वो आज अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ, है ना, कोटा फैक्ट्री का डायलॉग चेप रहा हूं मैं आपको, बट ट्रूली आई बिलीव इन इट, है ना, अगर आज वो सक्सेसफुल नहीं भी हुआ पर ये क्वालिटी उसको कहीं ना कहीं लाइफ में सक्सेस जरूर दे देगी। इस टाइम पे आपकी जरूरत है आपके बच्चे को, उसको सपोर्ट करें, ठीक है। तो अब आप वापस आते हैं एक और थॉट पे रिगार्डिंग पेरेंट्स। चलो आपने अब उनको समझ लिया, उन्होंने शायद आपको समझ लिया, अब बात करते हैं मैनेज कैसे करना है। और ये बात शायद काफी लोग इससे एग्री ना करें, बट आई ट्रूली बिलीव इन इट, और मैं बोलता हूं इस बात को, ठीक है। आई बिलीव कि जब आप 16-17 साल 18 साल की उम्र में एग्जाम दे रहे होते हो कोई, है ना, उस टाइम पे मोस्ट कॉमनली ग्रेजुएशन के एग्जाम देते हैं, आईटी जेई नीट इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। टिल दैट पॉइंट यू आर एक्चुअली अकाउंटेबल टू योर पेरेंट्स, यू आर एक्चुअली अकाउंटेबल टू योर पेरेंट्स कि यार यू हैव सपोर्टेड मी, है ना, मेरी बेसिक एजुकेशन आपने सपोर्ट किया तो ठीक है, मेरे लिए पढ़ना जरूरी है, मेरे लिए रिजल्ट लाना जरूरी है। बट आई ट्रूली बिलीव कि यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन मोस्टली लोग 23-24 साल की उम्र में दे रहे होते हैं। ऑन एन एवरेज 25-26 साल की उम्र में एक एस्पिरेंट एग्जाम दे रहा होता है। एक 25-26 साल की उम्र में आपके जो करियर डिसीजन है आपने लिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी खाली आपकी है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू डोंट ओ एनीथिंग टू योर पेरेंट्स, है ना।
दिस माइट बी हार्श फॉर फ्यू पीपल, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको यहां पे अपने बारे में सोचना है, अपना ध्यान रखना है। अल्टीमेटली उनका समाज में अगर नाम खराब हो गया क्योंकि आप पेपर क्लियर नहीं कर पाए, यू हैव नो अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट। यू कैन टेक इट फ्रॉम मी। आपका किस चीज पे फोकस होना चाहिए? इट इज माई लाइफ, मैंने डिसीजन लिया, मैंने रिस्क लिया, मैं अपने 20s में हूं, है ना। इफ आई एम इन माई 20s, आई हैव ऑल दी अथॉरिटी, आई हैव ऑल दी ऑटोनॉमी टू टेक दीज बेट्स इन माई लाइफ, कि मैं अभी सिक्योर नहीं खेल सकता। मैं अगर बेट नहीं लेता तो मैं वैसे ही फेल था, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। उस चीज का कोई इमोशनल लोड मत लो कि आई एम लेटिंग माई पेरेंट्स डाउन। अरे नहीं है भैया ऐसा, है ना। उन्होंने भी लाइफ में बहुत फेलियर देखे होंगे, ठीक है। लाइफ बहुत बड़ी है, आपकी जस्ट शुरू हुई है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। तो यहां पे भी अपने पेरेंट्स को समझाएं, क्या ठीक है मैंने मेहनत की थी, नहीं हुआ, डिफिकल्ट एग्जाम है, बहुत कम लोगों का होता है, आई विल फिगर आउट समथिंग। आप चिंता मत लो, जो मेरा करियर है मैं उसको सॉर्ट करूंगा। उससे हम आते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर पे, सेल्फ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे लगता है सेल्फ के लिए एट दिस स्टेज, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों तरीके से बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लगता है सेल्फ के लिए? इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट व्हाट हैज हैपेंड एंड डोंट ब्लेम एनीवन। मैं बता रहा हूं आपको, एक फिलॉसफी है जॉन पॉल सार्त्रे की, एग्जिस्टेंशियलिज्म, है ना। वो लाइफ में आप एक्सेप्ट कर लो, अपना लो, आपको लाइफ में बहुत सुकून रहेगा, है ना। फिलॉसफी क्या बोलती है? यू आर द ओनली वन हु इज अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस। और किसी के लिए और किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी की सिचुएशन की। देखिए आप एक लाइफ के उस एज में जा रहे हैं जहां से आप बच्चे से एक प्रॉपर एडल्ट बन रहे हैं, राइट, है ना। यू आर ट्राइंग टू बिल्ड योर करियर। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, कोई आपको बचाने नहीं आता लाइफ में, ठीक है। अल्टीमेटली आपको अपना ध्यान खुद रखना है। इसीलिए जो आपको मिला और जो आपको नहीं मिला, दोनों में अकाउंटेबिलिटी आपकी है। किसी को ब्लेम मत करो इस सिचुएशन में। मैं आपको अपना बता रहा हूं, मैंने नहीं करा था। जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरे पेरेंट्स आज भी कई बार बायस्ड हो जाते हैं, कहते हैं कि इसका सिलेक्शन होता है, हर किसी के पेरेंट्स थोड़े बायस्ड होते हैं, ठीक है। कहते हैं कि इसका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि शायद इसको ऑप्शनल में कुछ बायस मिल गया, शायद इसका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि लक इसके फेवर में नहीं था, है ना। जबकि मैं हमेशा ये बोलता हूं कि मेरा खुद का फॉल्ट हो गया तभी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये आपको पीस देगा। इट इज नॉट अबाउट कि लक रिस्पॉन्सिबल है या फिर मेरी एफर्ट रिस्पॉन्सिबल है ना। बट मेरे केस में ये मैंने समझा ये आपको पीस देगा कि ठीक है, आई मेस्ड अप, लाइफ में कुछ बार होता है, कई बार गलतियां हो जाती हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है यहां पे, ठीक है। दूसरी चीज, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, और एक्सेप्टेंस में क्यों बोल रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग कि किसी और का यहां पे कोई फॉल्ट नहीं है, किसी कोई और रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, लेकिन आपके लिए क्या जरूरी है थिंकिंग, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि एक्सेप्ट कि मेरे साथ ऐसा हो गया, आई हैव टू ओन दिस थिंग, अब मेरे को लाइफ अपनी यहां से आगे बिल्ड करनी है। तो फर्स्ट हुआ एक्सेप्टेंस, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। और जो प्रोबेबली मैं आई कैन इससे ज्यादा इंटेंसिटी से शायद मैं कोई बात किसी को सिखा नहीं सकता अपनी खुद की यूपीएससी जर्नी से, कि यार प्लीज डोंट अटैच योर सेल्फ वर्थ टू दिस एग्जामिनेशन, है ना। सिंपल सी बात है कि यूपीएससी ने एक एग्जामिनेशन बनाया है, और मैं ऑनेस्टली इसी तरीके से बिलीव करता हूं, इसी तरीके सोचता हूं। यूपीएससी रिक्रूटमेंट करता है सिविल सर्विसेज के लिए, जिसमें 1000 वैकेंसीज होती हैं, राइट, 1000 वैकेंसीज होती हैं, है ना। और इस एग्जामिनेशन को देने वाले जो लोग हैं वो हैं 5 लाख, राइट। अब यार कोई कैसा भी पेपर बना ले, आसान पेपर भी अगर आ जाता, मुश्किल पेपर आया जैसे कि, ठीक है, कैसा भी हो जाए, इन द एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट गोइंग टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, राइट। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि यार ये एग्जाम ही डिफिकल्ट है ना। और यहां पे इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि अगर मैं क्रैक नहीं कर पाया तो मैं लाइफ में कुछ और नहीं कर सकता, या मैं दोबारा इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता। देयर आर केसेस कि एक साल किसी की रैंक आई, है ना, मतलब हंड्रेड्स में रैंक आ गई, और नेक्स्ट ईयर उसका प्रीलिम्स नहीं हुआ। ऐसे ही बहुत सारे केसेस होते हैं। तो इट मींस कि आपको इस एग्जाम से अपनी सेल्फ वर्थ अटैच नहीं करनी है ना। आपको बस ये सोचना है कि ये करियर था, है ना, जिसमें शायद मुझे सक्सेस नहीं मिल रही या बाद में मिलेगी, है ना। इसके अलावा बहुत सारे करियर और हैं, है ना। यू नीड टू हैव दिस मच ऑब्जेक्टिविटी इन दिस जर्नी। और एक चीज मैं आपको बता सकता हूं, यू नीड टू हैव पॉजिटिव सेल्फ टॉक, कि नहीं वो यार कुछ और देख लेंगे, कुछ और देख लें, कुछ और फिगर आउट कर लेंगे। इतना लोड नहीं लेने का है। जब तक आप अंदर से शांत नहीं होगे ना, तब तक आप जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। समझ में आया? मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं। आप बोल सकते हो कि सर आपके लिए दूसरी साइड खड़े होकर ये बातें करना बहुत आसान है। मैं आपको बता रहा हूं अपनी जर्नी से। मैं आईआईटी रुड़की से ग्रेजुएट हूं, जिसने इस पूरी जर्नी में 8 साल दिए। फ्रॉम 2012 टिल 2020 आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, है ना, जहां पे कि मैं
2 बार इंटरव्यू तक पहुंचा, उसके बाद 4 अगस्त 2020 को मेरा रिजल्ट आया, है ना, एंड आई कुडंट क्लियर। आप नहीं सोचते ऐसा कि 8 साल देने के बाद एग्जाम क्लियर नहीं होगा, बट विद इन 20 डेज आई वाज हियर स्टार्टिंग द जर्नी ऑफ द सारथी आईएएस। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज माइंडसेट, कि ये माइंडसेट होना चाहिए कि हो गया ना, अब आगे देखते हैं क्या है, मैं रो नहीं सकता पीछे क्या हुआ, अब आगे देखते हैं क्या है। समझ में आया? तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं जिसको आपको मैनेज करना है, पीयर ग्रुप, सोसाइटी, पेरेंट्स एंड सेल्फ। ठीक है, ये बात जरूर आप ध्यान में रखें। अब आते हैं आगे नेक्स्ट। देखो भाई, इसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे कि हम ऑब्जेक्टिवली भी आगे बढ़े विद रिस्पेक्ट टू आवर दिस ईयर प्रीलिम्स परफॉर्मेंस, है ना। इस बार कट ऑफ लो जाने वाला है ना, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पिछले साल से तो बहुत डिफिकल्ट पेपर था, तो कट ऑफ लो जाएगा। सीसेट का पेपर भी काफी डिफिकल्ट है, तो वो भी कट ऑफ को लो लेके जाएगा। बट ये एस्टिमेट अभी किसी को नहीं है कि एक्चुअली कितना लो जाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम विच आई एम सीइंग इन मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट। काफी लोग कल शाम से नंबर लगा रहे हैं, नंबर भेज रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है कि सर लो तो जाएगा, बट कितना जाएगा। मेरे 85 बन रहे हैं, क्या मेरा क्रैक होगा? मेरे 82 बन रहे हैं, क्या मेरा क्रैक होगा? तो इस चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक बनाया है प्रीलिम्स एनालाइजर, जो कि आप यहाँ पे शिविन सर की वेबसाइट पे जाके अगर जाएंगे आप, तो प्रीलिम्स एनालाइजर के टैब में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कोशिश ये है, 2 आउटकम हम अचीव करना चाहते हैं कि अगर आपने इस साल प्रीलिम्स एग्जाम दिया है तो आप यहाँ पे अपने आंसर्स फिल कर दें। वी आर ट्राइंग कि एक लार्ज डेटाबेस बन जाए विद इन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स, जहां पे आपकी कंपैरेटिव परफॉर्मेंस नजर आ जाए, है ना। उससे शायद हम एक स्टैटिस्टिकल लेवल पे, ऑब्जेक्टिव लेवल पे कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाए कि कितना लो कट ऑफ जा सकता है। दैट इज द फर्स्ट आउटकम। एंड द सेकंड आउटकम विच वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर इज कि यहां पे जब आप जाओगे, देखो मैं एक बार फंक्शन करके दिखा देता हूं। यहाँ पे जीएस और सीसैट दोनों पेपर के आंसर आप डाल सकते हो। लॉग इन करना पड़ेगा आपको वेबसाइट पे, आप स्टार्ट करो। यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना पड़ेगा, ये मेरा नंबर नहीं है, आर्टिफिशियल नंबर है, किसी और को कॉल करके परेशान मत करना, ठीक है। यहाँ पे आप नंबर डालो और इसके बाद आपको सेट चूज करना है कि कौन सा सेट आपको आपका था, उस सेट को लेके अब आपको अपने आंसर्स रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस ओपन होंगे, वहां पे आप आंसर्स अपने डालते जाओ। जैसे ही आप अपने आंसर डालोगे, यहाँ पे डेटा लोड हो जाएगा, है ना। एक यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेटेड रिपोर्ट आएगी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे इस टाइप की रिपोर्ट जनरेट होगी जिसमें कि आपकी कंपैरेटिव परफॉर्मेंस का एनालिसिस होगा, ठीक है। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट ने सही किए हैं पर आपने गलत किए हैं, एंड वाइस वर्सा कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट ने गलत किए हैं बट आपने सही किए हैं। तो उससे कंपैरेटिव परफॉर्मेंस का आइडिया में लगेगा, ठीक है। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिविटी एस्टैब्लिश करते हैं कि वेदर यू आर राइटिंग मेंस दिस टाइम और नॉट, ठीक है। तो ये हुआ सेकंड पार्ट ऑफ द कन्वर्जेशन। अब आते हैं वापस कि हम वे एड में हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो भाई, अब अगर आपने प्रीलिम्स एनालाइजर में अपने मार्क्स देख लिए, अब आपको लग रहा है कि नहीं मेरा तो पक्का एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला, तब बात करते हैं कि व्हाट शुड बी द वे अहेड, ठीक है। अगर आप श्योर हो कि भाई इस बार आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला, तो वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू, देखो कोई वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं है। यहां पे जितने भी एस्पिरेंट है सबकी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के 2 अटेम्प्ट हुए होंगे, किसी के 3 अटेम्प्ट हुए होंगे, किसी के 4 अटेम्प्ट हुए होंगे। यहाँ पे कुछ एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, साइकोलॉजिकली भी, राइट। तो सबकी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है ना। सिचुएशन के हिसाब से मैं 2 पार्ट में ब्रेक करता हूं। एक तो मान लो कि अगर आपको 1 या 2 ही अटेम्प्ट हुए हैं, है ना, अगर आपको 1 या 2 ही अटेम्प्ट हुए हैं तो अलग स्ट्रैटेजी होगी। बट अगर आपको यहाँ पे 4 से ज्यादा साल हो चुके हैं, 3 बार आप प्रीलिम्स फेल हो चुके हो इंक्लूडिंग दिस वन, ठीक है, देन प्लीज वन इंपॉर्टेंट सजेशन फ्रॉम आवर साइड, डोंट प्रिपेयर फॉर यूपीएससी विदाउट अ बैकअप प्लान, है ना। यू कैन नॉट रिलाई ऑन दिस एग्जामिनेशन। क्यों बोल रहा हूं मैं आपको, यार दे दिया ना आपने 4 साल में कुछ अच्छा आउटकम अभी तक नहीं निकला है, इट डजंट मीन कि आगे के अटेम्प्ट में आपकी रैंक नहीं आ सकती, है ना। बहुत सारे रैंकर है, लाइक शक्ति दुबे, है ना, उनका रैंक 1 आया सीधे 5th अटेम्प्ट में, राइट। इट मीन सिलेक्शन होते हैं 4th अटेम्प्ट में, 5th अटेम्प्ट में, 6th अटेम्प्ट में। बट हियर द प्रॉब्लम इज कि आप अब इतनी एंजाइटी कब तक हैंडल करोगे, है ना। एंड वी नीड टू प्रिपेयर अ बैकअप। क्या क्या वो बैकअप हो सकते हैं, एक बार वो भी डिस्कस करते हैं। देखो भाई, और ये बात प्लीज आप समझ लेना कि बैकअप होने का मीनिंग ये नहीं होता कि यार यू हैव अ डिफीटिस्ट माइंडसेट, है ना। बैकअप होने का मतलब है कि यू हैव अ रैशनल माइंडसेट। अब आपने ऑलरेडी इतनी चीजें पढ़ ली हैं पिछले 4 सालों में, जितनी प्रिपरेशन, जितनी एफर्ट अब आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए, वो आप एक बैकअप के साथ भी एफर्ट डाल सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब बैकअप के ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, ऑल्दो आई हैव प्लान कि जो बैकअप के ऑप्शंस हैं इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए
वी विल हैव अ सेपरेट वीडियो, बट मैं अभी आपको एक ब्रॉडर आइडिया दे देता हूं, ठीक है। देखो भाई, अगर आपके पास कोई मार्केटेबल स्किल है, मान लो आप एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर थे और फिर आप यूपीएससी जर्नी में आए, 4 साल हो गए, नहीं सिलेक्शन हुआ, तो आपके पास कोडिंग एक स्किल है ना। ऐसे अगर आपके पास कोई मार्केटेबल स्किल है, देन यू शुड लुक फॉर अ जॉब, लिंक्डइन पे जाओ, आपको जॉब मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, अगर मार्केटेबल स्किल है ना। बट अगेन मार्केटेबल स्किल इंडिया में कम ही रहता है, देन मेरा सजेशन रहता है मेक यूपीएससी प्रिपरेशन एज योर स्किल। मैंने तो यही किया था, यूपीएससी प्रिपरेशन की है ना आपको, तो आपको इस यूपीएससी प्रिपरेशन को अपना स्किल बनाना है, ठीक है। कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं, यू कैन हैव अपॉर्चुनिटी इन दी एडटेक इन दी कोचिंग इंडस्ट्री। देखो काफी बार स्टूडेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी, मैं कल से सेंटीमेंट देख रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा सेंटीमेंट कोचिंग इंडस्ट्री के अगेंस्ट भी नेगेटिव होता है ना। एक बार इस बारे में छोटा सा ब्रीफली एक बात मैं आपको बोलता हूं, है ना यार, कोचिंग इंडस्ट्री एग्जिस्ट बिकॉज इंडिया का जो फाउंडेशनल लर्निंग इकोसिस्टम है दैट इज नॉट अप टू द डेट, राइट। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वांट टू से, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है फाउंडेशन लर्निंग में गैप, है ना, उस प्रॉब्लम का ये सिम्टम है ना। आप यहां पे ये देखो कि आपने अगर यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन की हुई है तो आपके पास एक मार्केटेबल स्किल है, आप एडटेक या कोचिंग इंडस्ट्री में यू कैन हैव दी पोस्ट ऑफ द कंटेंट क्रिएटर, यू कैन हैव द पोस्ट ऑफ द मेंटर एटसेट्रा, दैट यू कैन लुक आफ्टर, ठीक है। इसके बाद और क्या हो सकता है? स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, वेरी गुड ऑप्शन। आप जिस स्टेट से हैं या किसी और स्टेट का भी आप पीसीएस एग्जामिनेशन दे सकते हैं, यूपी पीसीएस है, एमपी पीसीएस है, ठीक है, तो स्टेट पीसीएस एग्जाम हो गया। क्योंकि देखो स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है यूपीएससी एग्जामिनेशन की काफी क्लोजर आता जा रहा है ना। तो अगर आपने ढंग से यूपीएससी की प्रिपरेशन की है, क्योंकि यहां पे फनल बहुत नैरो है यूपीएससी एग्जाम में, लेकिन आपने प्रिपरेशन अगर अच्छे से की है तो यू कैन ऑलवेज क्रैक द स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन या फिर अदर ग्रेड बी एग्जाम, जैसे आरबीआई हो गया, नबार्ड हो गया, ठीक है, तो वो आप दे सकते हैं। डन। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन रहते हैं कंसल्टिंग, है ना। कंसल्टिंग से रिलेटेड काफी वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं यूट्यूब पे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि बेसिकली यू हैव अंडरस्टूड कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है। थ्योरेटिकली तो आपने समझ लिया ना यूपीएससी की प्रिपरेशन करके, तो नाउ यू आर एलिजिबल कि आप पॉलिटिकल कंसल्टिंग में जा पाए, पॉलिसी कंसल्टिंग में जा पाए, उसके लिए भी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। बट इन एसेंस दीज आर द ऑप्शंस दैट यू आर हैविंग इफ यू आर लुकिंग टू बिल्ड बैकअप प्लान फॉर योर यूपीएससी जर्नी अहेड, ठीक है। आगे बात करते हैं। आप देखो, अब बात करते हैं कि ठीक है सर ये तो बैकअप प्लान हो गया, बट आप यूपीएससी के बारे में बताओ कि अगर हमें यूपीएससी ही आगे देना है तो क्या करना चाहिए। एक बात मैं यहां पे बोलूंगा, एक डाउट जो काफी लोगों को आ रहा है, अगर कोई बिगिनर है तो उसे भी काफी डाउट आ रहा है कि यार इस टाइप का जो नैरेटिव बना है कि एग्जामिनेशन बहुत मुश्किल था, एग्जामिनेशन मुश्किल था, इट डजंट मीन कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आए हैं उसके लिए आपको मटेरियल अब बदल देना है। क्या बदलोगे ना मटेरियल? यूपीएससी ने जिस टाइप का सिलेबस बनाया है, जिस टाइप के सिलेबस से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि सिलेबस की बाउंड्री के बियॉन्ड भी जा रहे हैं, तो कहां आप मटेरियल बदलोगे? मटेरियल बदलने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ना वही पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर वही पढ़ना है, ठीक है, बट थोड़ा सा अप्रोच बदलने की जरूरत है। मटेरियल नहीं बदल सकते आप, मटेरियल बदलने की नीड नहीं है ना। एक एलिमेंट था मेज, है ना, मेज आपको याद होगा, जो सारथी है ये बार बार बोलता था कि यूपीएससी विल सून शिफ्ट टू दी मेज, आपको याद है, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा मैं यहां पे, देखो आई नो ऑल ऑफ यू आर हर्ट, और ऐसे में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इमोशंस कमेंट्स के थ्रू भी बाहर आते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू बी एज मच ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल कि एक मेज का एलिमेंट मिसिंग रहता था। मेज मतलब मैपिंग, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, आईआर, साइंस एंड एनवायरनमेंट, वो भी पढ़ लिया आपने, है। तो मटेरियल में कोई गैप नहीं है, थोड़ा सा हमें अप्रोच बदलने की जरूरत है। वी नीड टू चेंज दी अप्रोच। अगर आप पेपर को देखेंगे भी तो पेपर, जैसे हम कल से बोलते आ रहे हैं कि मेंसिफिकेशन ऑफ द प्रीलिम्स हुआ है। नाउ यूपीएससी इज आस्किंग मेंस टॉपिक इन द प्रीलिम्स एग्जाम एंड आल्सो मेंस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, डिटेल एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। तो यहां पे आपको यह करना पड़ेगा कि आप जब नेक्स्ट ईयर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, मेक श्योर कि यू शुड बी हैविंग योर मेंस प्रिपरेशन डन, है ना। क्योंकि मेंस प्रिपरेशन जब आप करते हैं तब जिस लेवल का एनालिसिस आप करते हैं उस लेवल का एनालिसिस यूपीएससी अब प्रीलिम्स में पूछ रहा है, ठीक है। याद रखिएगा प्लीज इस चीज को। डन। सो दैट्स इट, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड कि अगर आप अलग अलग बातें हमने डिस्कस करी, समराइज कर देता हूं मैं वीडियो को लास्ट में। फर्स्ट कि किस तरीके से आप इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर को मैनेज करेंगे इस सिचुएशन में। पेपर टफ आया है, हमें बात करने की जरूरत है कि अब आगे क्या करना है, ठीक है। तो चाहे सोसाइटी हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे सेल्फ हो या पीयर ग्रुप हो, कैसे आप उन स्टेक होल्डर्स को इमोशनली मैनेज करेंगे। एंड द सेकंड पार्ट वी हैड डिस्कस कि
फर्स्ट यू नीड टू चेक योर मार्क्स सो दैट वी कैन हैव सर्टेन आइडिया कि यार कट ऑफ कितना लो जा सकता है और क्या कोई चांस है हमारा प्रीलिम्स क्लियर करने का। अगर चांस है प्रीलिम्स क्लियर करने का तो देयर इज नो ब्रेनर, यू नीड टू फोकस ऑन द मेंस प्रिपरेशन, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर कोई भी चांस नहीं है प्रिपरेशन का, देन वी नीड टू एनालाइज दिस थिंग कि अगर अभी हमें 1 या 2 ही अटेम्प्ट हुए हैं, देन वी कैन कंटिन्यू। अगर हमारे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, हमारी फिनेंशियल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है वो हमें सपोर्ट करता है, देन वी शुड कंटिन्यू आवर प्रिपरेशन, ठीक है। लेकिन अगर 4 से ज्यादा साल आपको हो चुके हैं इस प्रिपरेशन में, देन यू शुड बी लुकिंग फॉर अ बैकअप। बिना बैकअप के अब इस एग्जाम को आप मत देना। दिस इज द समरी ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर गाइस।